Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. In this tutorial we are going to study PHP configuration and the lecture will be delivered by Silvakar Par. So without wasting time, let's start with the topic. का जो लेक्चर है हमारा वो ये क्या है कि हमारे पास ये जो फॉर्म्स है, ये क्रिएट फॉर्म के अंदर जो हमने वैल्यू फिल किया है, जैसे फर्स्ट नेम फिल किया है, लास्ट नेम फिल किया है, फादर नेम फिल किया है, देखिए ये नेम के अंदर ये जो वेरिएबल्स की डाटा फिल किया है, ये स्टोर डॉट पीएचपी में हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, जिस फाइल में रिसीव करें उस फाइल का नाम है स्टोर डॉट पीएचपी। वो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? वो ये जहाँ पर आपके पास फॉर्म एक्शन है ना, उधर आप फॉर्म का नाम रखते हैं। ठीक है जी, और आई थिंक ये वाली फाइल वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पे स्टोर डॉट पीएचपी कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो नाम है देखिए जी, फर्स्ट नेम रखा हुआ है, लास्ट नेम रखा हुआ है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से उस्मान आपकी फ़ाइल थी। उस्मान, आप मुझे ना अपनी फ़ाइल सेंड कर दो, व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर वही वाली फ़ाइल यूज़ करूँ जो कि हमने स्टोर डॉट पीएचपी में की। ठीक है, और ये ठीक है देखिए सर। जी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, लास्ट क्वालिफिकेशन, ये वो है जो हमारे पास क्रिएट डॉट पीएचपी के अंदर हमने जो फॉर्म में फिल करेंगे, उनके जो नेम के अंदर वैल्यू है। जैसे यहाँ पर नेम के अंदर फर्स्ट नेम है, ठीक है, अंडरस्कोर में लिखे, तो वो वाली वैल्यू हम पोस्ट के अंदर रिसीव करेंगे इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, और जो डेटा हमने फिल किया होगा वो इस वेरिएबल के थ्रू वो इस वैल्यू के अंदर या इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर कर देगा। फिर इस वेरिएबल को हम, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू, हम एक और वेरिएबल जो टेम्परेरी वेरिएबल है हम उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरह से पोस्ट अंडरस्कोर लास्ट नेम में डॉलर साइन अंडरस्कोर लास्ट नेम आ जाएगा, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, जितने भी वेरिएबल जो हम फॉर्म को फिल करते हुए लिख रहे हैं, वो सारी वैल्यूज़ हम इस वेरिएबल के थ्रू रिसीव करेंगे, और इस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा से हम इस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम ने ये देखा था कि हम इको किस तरह से करवा सकते हैं, यानी कि हम आउटपुट किस तरह से शो करवा सकते हैं। जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके अंदर डेटा जो भी हमें नज़र आ रहा है उसको हम फिल कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, वो हमने पहले नॉर्मल इको करके देखा। उसके बाद आप लोगों को एक्टिविटी दी थी कि आप लोगों ने एक टेबल की फॉर्म में डेटा को, या जैसे नेम डिस्प्ले हो रहा है इसी तरह से फादर नेम, ये सारी चीज़ें आप एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवानी थी। ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। एक सेकंड में ज़रा वो क्रिएट वाला फॉर्म ले लूँ जो हमने बनाया था। ठीक है जी, यस सर। तो ये हमारे पास वो क्रिएट वाली फाइल थी ना जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने वही नाम रखे थे जो ये देखिए, होम होम एड्रेस, ठीक है, बी फॉर्म, वो सारी चीज़ें। और इसी के अंदर जो फॉर्म है हमारे पास, फॉर्म है रजिस्टर डॉट पीएचपी। अच्छा, फॉर्म आपने दोबारा से चेंज कर दिया, हमने जो फॉर्म का नाम रखा था स्टोर डॉट पीएचपी। ठीक है, लेट्स सी, हम इसके आउटपुट देखते हैं। इसके आउटपुट क्या, क्रिएट डॉट पीएचपी, और ये किस फोल्डर में है? ये बैच 3 अंडरस्कोर मॉर्निंग। ht docs का मतलब है कि हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट यूज़ करेंगे ना। ठीक है, बल्कि ये लोकल होस्ट बैच 3 अंडरस्कोर मॉर्निंग और क्रिएट डॉट पे। अब इसको मैं रेंडर करूँगा तो ये देखिए वही वाला फॉर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको अभी तक आपने चेंज नहीं किया। इसको मैंने कहा था इसके अगेंस्ट भी आप 2 रेडियो बटन बना लें, इस मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। ठीक है, लेकिन चले वो बाद में कर लीजिएगा। बाकी ये फॉर्म था। ठीक है, और इसी का मैंने कहा था कि इसका जो भी डेटा है ना, आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे एक टेबल की फॉर्म में नज़र आएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एंट्री करवा देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, एम में कॉन्टैक्ट नंबर, बे फॉर्म, ईमेल आईडी, होम एड्रेस, इस्लाम। ठीक है, ये मैंने एंट्री की। एंट्री करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो अभी ये देखिए, मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था जो मैंने एंट्री की है वही सिर्फ आ रही है। ठीक है, तो बस आप लोगों ने क्या करना था, ये स्टोर डॉट पीएचपी है ना, इसके अंदर आपने सारा वेरिएबल्स के अंदर आ गया, लेकिन अभी रोज़ आपने उतनी बनानी है। नेम पीएचपी आ गया, ठीक है जी, और उसके बाद अगर मैं अगेन एक कॉलम बनाऊंगा तो वो इससे आगे आ जाएगा। ठीक है, मुझे तो उतनी रोज़ बनानी है, तो लेट्स सी, मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ये 3 बना लेता हूँ। ठीक है, नेम में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी आपका फर्स्ट नेम। ये इतनी सी स्मॉल सी एक्टिविटी थी, और लास्ट नेम। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया फॉर एग्जांपल फादर नेम। तो ये जस्ट आपके पास जो सर्वर की आउटपुट आ रही है या रिसीव हो रही है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स है जब आपने सबमिट किया है, तो स्टोर डॉट पीएचपी ने रिसीव किया और उसको आपको रिस्पॉन्स करके दिखा दी। लेट्स सी, मैं अगेन करता हूँ, ये देख रहे हैं
फर्स्ट नेम अली 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 आ रहा है, ठीक है। अब वो अली अली क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने वेरिएबल चेंज नहीं किया, ये तीनों जगह में हमने वेरिएबल है वो सेम दे दिया, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पर, बल्कि मेरे पास जब मैं इधर लिखूँगा तो वेरिएबल का नाम खुद ही आ जाएगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट नेम एज इट इज़ रहेगा, जबकि यहाँ पर लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फादर नेम, ये, ठीक है। अब जब इसको दोबारा से अगेन सबमिट करेंगे तो नाम जो भी आपने लिखे होंगे, अली हसन फारूक जो भी है, ठीक है। ये इस तरह से मैं आपको कह रहा था कि टेबल फॉर्म में और ज़रा प्रेजेंट टेबल फॉर्म में बूटस्ट्रैप जैसे इस्तेमाल कर ज़रा खूबसूरत सा लगे। खैर ये तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टास्क है वो क्या टास्क है कि आज हमने ये देखना है कि ये PHP है, ठीक है, उसके साथ एक डेटाबेस को कनेक्ट करना, और डेटाबेस कौन सी है, MySQL, ठीक है। ये ज़्यादातर जो MySQL है ज़्यादातर आपके पास लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो विद PHP यू कैन कनेक्ट टू ऐड टू एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ, और फिर उन डेटाबेस के जो डेटा एट्रीब्यूट होते हैं, जो डेटा मेंबर होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है, आप उनको मैनिपुलेट करवा सकते हैं इस PHP के थ्रू, कि भाई आपने रिस्पॉन्स में किस तरह से डेटा फैच करना है, डिफरेंट किस्म की क्वेरी लगा सकते हैं, डिफरेंट किस्म की कंडीशन लगा सकते हैं कि जहाँ पर 1 है तो ये डेटा भेज दे, वो सारी चीज़ें आ जाएगी, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं प्रोग्राम जिनसे डिफरेंट किस्म की क्वेरी के साथ। MySQL इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम यूज्ड विद PHP, ठीक है, ज़्यादातर यूज़ होता है PHP के साथ। अब ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ये आप लोगों ने खुद देखनी है। PHP प्लस MySQL, PHP combined with MySQL are cross platform, you can develop in Windows and serve on a Unix platform। मतलब आपने एक जो एप्लीकेशन बनानी वो आपकी विंडो में भी चल जाएगी और आपकी यूनिक्स सिस्टम में भी चल जाएगी, ठीक है। डेटाबेस की क्यूरी क्यूरी इज़ अ क्वेश्चन और रिक्वेस्ट जो कि आप डेटाबेस में देते हैं कि भाई ये वाला मुझे डेटा चाहिए, आप एक क्वेश्चन करते हैं। उसके अलावा सिंपल सा सिंटैक्स होता है सेलेक्ट लास्ट नेम, अगर लास्ट नेम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये हम देखेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए वो कह रहा है कि आपने ये डाउनलोड कर सकते हैं MySQL को इस जाकर ना, लेकिन हमने तो एक जो ऑलरेडी एक सर्वर किया हुआ है जिसका नाम है जैम, उसने हमें अपाची भी डाउनलोड करके दी हुई है और MySQL भी करके दी हुई है, ठीक है। अगर हमने MySQL तक जाना है, ठीक है, MySQL की एप्लीकेशन तक जाना है तो लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin ये लिखेंगे तो आपके पास MySQL का जो यूज़र इंटरफेस है, जो यूज़र इंटरफेस की एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप ग्राफिकली डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, क्यूरी लगा सकते हैं, वो आपको इजीली, ये देखिए ये एक एप्लीकेशन मिल गई आपको, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin लिखना है, ठीक है। आप कोडिंग के थ्रू भी सारी डेटाबेस बना सकते हैं, आप कोडिंग के थ्रू टेबल बना सकते हैं, क्यूरी लगा सकते हैं, और आपके पास इस सर्वर के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin। ये जो PHP MyAdmin है ये आपकी MySQL का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक करके, ठीक है, ऑन क्लिक जैसे न्यू पे क्लिक करके डिफरेंट किस्म की आप डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है जी। आप टेबल बना सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म की क्यूरी लगा सकते हैं इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस PHP MyAdmin जो कि आपके सर्वर में ही पड़ा हुआ है। और ये कहाँ से आपको मिल गया, आपको जैम सर्वर जब इंस्टॉल किया आपको अपाची भी मिल गया, और MySQL से रिलेटेड जितनी भी जो थी आपके पास कोडिंग वो आपको सारी मिल गई है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमें डेटाबेस मिल गई है, ठीक है, हमने डाउनलोड कर लिया, हमने जैम किया, हमें डेटाबेस भी मिल गई है, हमें PHP भी मिल गई है। तो हमें कोई और डेटाबेस को दोबारा से इस लिंक में जाकर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने हमारा जो मेन टास्क क्या है कि हमने सबसे पहले PHP को MySQL के साथ कनेक्ट करवाना है, ठीक है, ताकि जब PHP MySQL के साथ कनेक्ट हो जाए ताकि हम आगे क्यूरी लगा सकें। तो उसके लिए देखिए जी MySQL कनेक्ट का एक उन्होंने लेक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर दो तरह की कनेक्शन बता रहा है। एक है MySQL I एक्सटेंशन, I स्टैंड फॉर इम्प्रूव वर्जन, ठीक है। पहले सिंपल MySQL था, अब MySQL यानी कि लेटेस्ट वर्जन आ गया, ये इम्प्रूव वर्जन आ गया, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम है। दूसरा कौन सा, PDO स्टैंड फॉर PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आजकल जो एप्लीकेशन चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादातर बेस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीखेंगे या इसको कनेक्ट करेंगे PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें कौन सा करना चाहिए, MySQL I करनी चाहिए यूज़ या PDO करनी चाहिए। इफ़ यू नीड अ शॉर्ट आंसर इट वुड बी वट एवर यू लाइक, इट्स अप टू यू कि आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करके दे रही हैं। बोथ MySQL I एंड PDO हैव देयर एडवांटेजेस,
पीडीओ विल वर्क ऑन डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम। ठीक है जी, मतलब ये इसका फ़ायदा क्या है कि 12 और डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर, मतलब अगर आप डेटाबेस चेंज कर लेते हैं, MySQL से कोई और उनसे डेटाबेस में आ जाते हैं, तब आपको जो उनसे कनेक्शन वगैरह जो बनाया हुआ पीडीओ वाइज, तो वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। वेयर एज MySQL विल ओनली वर्क सिर्फ MySQL डेटाबेस के साथ ही, ये जो MySQL का कनेक्शन है वो जस्ट आप MySQL के साथ ही चला सकते हैं, जबकि पीडीओ का जो कनेक्शन आप बनाएंगे, जो उसका कोड लिखेंगे, और डिफरेंट अदर डेटाबेस के साथ भी आप चला सकते हैं। सो इफ़ यू हैव टू स्विच योर प्रोजेक्ट टू यूज़ एन अदर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो डेटाबेस, और पीडीओ मेक्स द प्रोसेस ईजी। ठीक है, अगर आप स्विच करते हैं अपनी डेटाबेस को, आप कहते हैं नहीं MySQL नहीं, कोई और डेटाबेस, ओरेकल, जो डिफरेंट किस्म के डेटाबेस में आप जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जो पीडीओ आसान बनाता है। क्योंकि आगे जो आजकल जो चल रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, जिसका नाम है पीडीओ, PHP डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दिस एंड इन द फॉलोइंग चैप्टर वी डेमोन्स्ट्रेट 3 वेज। ठीक है, वो 3 तरीके बता रहा है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर एंड PHP डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चूंकि अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हम पीडीओ सीखेंगे, तो हम पीडीओ वाले देख लेते हैं। पीडीओ अब जो देख रहे हैं वो पीडीओ को इंस्टॉलेशन की चीज़ें बता रहा है। ठीक है जी, वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी जब हमने XAMPP सर्वर किया है, वो सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हुई हैं। तो हाँ, अब हमने कहाँ जाना है, जब जहाँ पर हमारा पीडीओ का कनेक्शन है। ये देखिए, ये एग्जांपल आ गई पीडीओ की। ठीक है, इसमें वो हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो ये बच्चों, ये वाला जो कोड है ना, आप लोगों ने याद नहीं करना, ये आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको देखिए यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता दूँ इनका क्या, इस एक एक लाइन का क्या पर्पज़ है। ठीक है, लेकिन आपने ये सारा कोड कॉपी कर लेना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, Ctrl+N करके Ctrl+S करता हूँ, एक config के नाम से फाइल बनाना, config.php। config.php करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो जितना भी लाइन ऑफ कोड है ना, मैं इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C, और इधर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो जो चीज़ें समझने वाली है, जो पैरामीटर समझने वाले, वो क्या है कि इसमें देखिए जी 3 वेरिएबल डिक्लेयर है। एक है सर्वर नेम, एक है यूज़र नेम, और एक है पासवर्ड। जो आपका सर्वर नेम है, क्योंकि आप लोकली डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे आप ये देखिए जी, आप जो भी कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, आप लिखते हैं लोकल होस्ट, या आपकी डोमेन नेम है। ठीक है, तो इसी लिए आपने यहाँ पर भी बताना है कि आपका जो सर्वर नेम है, ठीक है, जिस सर्वर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो कौन सा सर्वर है, वो आपका लोकल होस्ट है। ठीक है, अगर आपकी होस्टिंग किसी PHP की साइट, किसी आपकी जो वेबसाइट है कहीं होस्टिंग सर्वर पे होगी, तो जिस होस्टिंग पे आप अपनी वेबसाइट, जिस सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहे होंगे, फिर आपने उस सर्वर का नाम लिखना है। क्योंकि अभी हम लोकल सर्वर पे होस्ट करें, तो इसलिए आपका जो नाम आएगा वो लोकल होस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम पूछ रहा है कि इस सर्वर को हैंडल करने के लिए, या इस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए कोई यूज़र है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हमने जस्ट लोकल होस्ट /php my admin लिखा है। तो इसको जब ओपन हुआ है, तो इसने कोई यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगा, अथेंटिकेशन नहीं मांगी। ठीक है, तो इट्स मीन कि अभी हमने क्या बताना है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो कौन सा रूट होता है, जो आपकी डेटाबेस होती है, जो PHP my admin से आपने ओपन किए हैं, इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कौन सा होता है, रूट होता है। यानी कि ये आप जो भी सिस्टम इसको यूज़ कर रहा है, वही इसका यूज़र है। ठीक है, यानी कि रूट यूज़र है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके अलावा आपके पास जो पासवर्ड होता है, क्योंकि आपने कोई पासवर्ड ही नहीं लगाया, जब आप PHP my admin को ओपन किया ना, कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो ये देखें यूज़र अकाउंट में जाकर आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं कि इसका यूज़र कौन सा है। ये देख रहे हैं कि ये लास्ट में देखें यूज़र नेम कौन सा, इसका रूट है। ठीक है, इसका जो सा है होस्ट नेम क्या, लोकल होस्ट है। इसका पासवर्ड कह रहा है कोई पासवर्ड नहीं है। और ये रूट को सारी प्रिविलेजेस असाइन है कि वो डेटाबेस बना सकता है, डेटा को मतलब टेबल बना सकता है, क्यूरी लगा सकता है, सारी चीज़ें उसको, सारी प्रिविलेज मतलब सारी उनसे ना उसको सहूलतें मुयस्सर हैं। अगर आप चेंज करना चाहें कि आप अपना इस रूट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, और प्रिविलेजेस भी आप अपनी मर्जी से देखें, आप डिफरेंट यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, तो अभी जो नॉर्मल है हम क्या करेंगे, इसका रूट ही रखेंगे, और जो पासवर्ड है हम इसका एम्प्टी रख देंगे। इसमें एक और यूजर अकाउंट का हमारे पास तो नहीं शो हो रहा इसमें। कहाँ पे? ये जो डेटाबेस में। हाँ, ये यूज़र अकाउंट पे क्लिक करो ना, ये देखो आ तो रहा है रूट, लोकल होस्ट, नो पासवर्ड, ऑल। ये टैब ही नहीं आ रहा, ये टैब ही नहीं आ रहा यूजर अकाउंट का। एक्सपोर्ट आपके पास नहीं आ रहा? नो, नहीं, आपने ना मेरे ख्याल से किसी डेटाबेस को ना क्लिक किया हो। ये देखें ना, डेटाबेस को क्लिक करोगे तो नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं, अब नहीं आ रहा। अब तो ये डेटाबेस से रिलेटेड है ना। आप PHP my admin में जब मेन में चले जाओ ना, और यहाँ पर देखो डेटाबेस, SQL स्टेटस, यूजर अकाउंट। ठीक है,
तो यस वो सर। आपने अब किसी डीबी को ओपन किया होगा या टेबल को ओपन किया होगा ना, तो वो उससे रिलेटेड उसकी ऑप्शन आ रही थी। अच्छा, इसने यस ना सर। इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। वो वेरिएबल क्या होगा, उसका नाम आप रख लें $DB। DB इज इक्वल टू कि आपके पास डेटाबेस तो आपने बता दिया है कि इस PHP MySQL को या इस PHP MyAdmin को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, और इसको एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट सर्वर का नाम क्या है। वो तीनों चीज़ें तो पता लग गई है, लेकिन अभी आपने डेटाबेस नहीं बनाई, डीबी नहीं बनाई, तो नई डीबी नहीं बनाई। ठीक है, तो नई डीबी जब भी आप लोगों ने बनानी है तो आपके पास ये देखिए कीवर्ड नज़र आ रहा है न्यू का। ये जो न्यू का कीवर्ड है इसके अंदर आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप एक डीबी, एक नया डेटाबेस बना सकते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, जो प्रोजेक्ट के फोल्डर को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो batch3_morning है। इस प्रोजेक्ट के लिए हम एक डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास जितनी फाइल होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक डीबी तो हो ना, कि किस डीबी के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि डेटाबेस नाम क्या है और उसकी जो सी है डिफ़ॉल्ट जो सा है डेटा टाइप क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर हमने अपनी डेटाबेस का नाम रखना है। ठीक है, तो अभी हम वही नाम रख लेते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, batch3_morning। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट की डेटाबेस को। batch3_morning किया एंड देन क्रिएट कर दिया। जैसे आप क्रिएट करेंगे अब वो आपको कह रहा है कि आपने कितने, एक डेटाबेस के अंदर आप डिफरेंट टेबल मैक्सिमम जितना मर्जी टेबल बना सकते हैं। देखिए आपको ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट टेबल। तो जितने भी आपके पास ये इस तरह के फॉर्म्स होंगे ना, जैसे ये फॉर्म है, ठीक है, ये भी तो एक फॉर्म है ना, एक्सटेंशन फॉर्म है, तो इसके लिए एक टेबल बनेगा। इस तरह से आपके पास 3-4 फॉर्म होंगे तो हर एक फॉर्म के लिए आप एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप 2-3 फॉर्म के लिए भी एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के लिए अलग टेबल बनाएंगे। इस तरह से हमने 2-3 फॉर्म और बनाने हैं, उनके लिए भी हम अलग से टेबल बनाएंगे। इस फॉर्म का नाम है जी, फॉर एग्जांपल इसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये किसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ऐसे ही है ना, स्टूडेंट का नेम आ रहा है, स्टूडेंट का लास्ट नेम, फादर नेम, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसके लिए जो टेबल बनाएंगे वो टेबल का नाम हम क्या रख देंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उस टेबल का नाम हम रखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ये देखिए जी, आपके पास यहाँ पे क्रिएट टेबल की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पर टेबल का नाम देंगे, उसके अंदर डेटा एट्रीब्यूट कितने हैं। डेटा एट्रीब्यूट हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जितने हमारे पास फॉर्म एलिमेंट होंगे। फॉर्म एलिमेंट कौन से, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इन दोनों की वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक ही वैल्यू स्टोर है, वो 11। तो जितने हमारे पास फॉर्म एलिमेंट होंगे उतने ही हम टेबल के अंदर, उतने ही हम यहाँ पर बताएंगे 1, 2, 3, 4, 11, उतने हम उसके ना डेटा मेंबर बताएंगे। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ सर गई। एक ज्यादा नहीं रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एक हम इसमें डिफ़ॉल्ट जो हर दफ़ा हमने लिखना है उसको हम आईडी के तौर पर एक जो सा डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो यूनिक होगा, उसको हम प्राइमरी देख लें हम कौन सी की देते हैं। तो इसमें ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखें जी, आपने एक डीबी, ठीक है, $DB यानी कि डेटाबेस का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो पूछना चाह रहा है कि आप जो कनेक्ट कर रहे हैं जिस डेटाबेस को, वो तो बिल्कुल ठीक है, लोकल होस्ट ठीक मिल गया उसको रूट भी मिल गया, उसको पासवर्ड यानी कि एम्प्टी भी मिल गया है, लेकिन उसको डेटाबेस नहीं मिली, किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो उस डेटाबेस का नाम भी आपने बता दिया, उस डेटाबेस का नाम क्या है, batch3_morning। ठीक है, इस PHP MyAdmin के अंदर डिफरेंट किस्म के डेटाबेस है, देखिए इवेंट मैनेजमेंट की भी है, ठीक है, एड्रेस बुक की भी डिफरेंट किस्म की डेटाबेस बनी हुई है। तो आपने किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, आपका प्रोजेक्ट किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, वो भी उसका नाम भी देना। जैसे आपने एक नई डेटाबेस बनाई जिसका नाम batch3_morning। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दोबारा से आप डबल कोट्स के अंदर आप लिख दे batch3_morning। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ट्राई का जो सा ब्लॉक है, ठीक है, और एक जो सा हमारे पास इफ़ का ब्लॉक। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जैसे हमारे पास इफ़ और एल्स होता है ना, इस तरह से एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए दो हमारे पास कीवर्ड है, ट्राई एंड कैच, जो कि आपके पास क्या करते हैं कि अगर कोई किसी किस्म का भी एरर आता है, ठीक है,
तो अगर तो कोई एरर नहीं है तो ये ट्राई का बैच जिनसे ब्लॉक चलेगा वो बताएगा कि भी आपने क्या करना है। अगर तो जैसे कोई एरर आता है वो एरर कैच करने के लिए यहाँ पे देखिए कैच का कीवर्ड है, और जिस किस्म का भी एरर होगा उसका देखिए जो इसने क्लास या एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो उस तरह का एरर आपको शो कर देगा। यानी कि आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा कि इफ़ अगर ये हो तो ये कर दो, एल्स अगर ये है तो ये कर दो, एल्स इफ में ये कर दो, एल्स इफ में ये कर दो, और फाइनल एल्स कर दो। ठीक है, तो आपको इतने सारे एल्स इफ नहीं बनाने पड़ते हैं। आप क्या करते हैं, आप इसके प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के ट्राई कैच ब्लॉक होता है आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आप उसको जो हिस्सा आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है वो आपने ट्राई में रख देते हैं, और जो हिस्सा आपने जिसमें एरर शो करवाना होता है उसको आप कैच में रख देते हैं। तो अब इस लाइन के अंदर जो भी अगर एरर आता है तो ये ट्राई वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, वो कैच में आ जाएगा, और कैच के अंदर वो देखिए इको करवा रहा है कनेक्शन फेल्ड, और जिस किस्म का भी एरर होगा वो इसके अंदर इस फंक्शन के थ्रू वो आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये देखिए जी वो एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, ये देखिए जी एक कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक न्यू का कीवर्ड है, एक क्लास है जिसका नाम है पीडीओ क्लास है। ठीक है, उसके अंदर आप क्या डिफाइन करें, आप एक डिफाइन करें माई एसक्यूएल, मतलब आप जो उनसे है क्या कहते हैं डेटाबेस आपकी कौन सी है उसका नाम बताया कि जो डेटाबेस आप जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उसका नाम माई एसक्यूएल है। होस्ट के लिए आप देखिए जी एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए जिसका नाम है सर्वर नेम। ये देखें सर्वर नेम में क्या पड़ा हुआ लोकल होस्ट, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बता दी कि डीबी नेम। ठीक है, तो डीबी नेम इसने यहाँ पर इसमें आपने लिख दिया माई डीबी। ठीक है, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं, इसने ये देखिए ये किया है, तो ये जो डीबी का नाम है अभी के लिए मैं जिसको कमेंट कर रहा हूँ, बाद में हम इसको वेरिएबल के थ्रू भी लिख देंगे। तो माई डीबी नेम है वो माई डीबी रख रहा है, तो यहाँ पर आप चेंज कर दें, यहाँ पर रख दें batch3_morning। ठीक है सर, हम इसी तरह वेरिएबल के नाम नहीं लिख सकते जैसे हमने आगे लिखा है यूजर नेम और पासवर्ड, ये होस्ट ही थी। कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले ये इसका जो इसने सिंटैक्स दिया हम उसको फॉलो कर लें, फिर हम अपना वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है वो ये आ गया, उसके बाद हमारे पास पासवर्ड आ रहा है वो ये आ गया। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट में दे दी है, इस क्लास में दे दी है। ठीक है जी, अब वो जो भी आपका जो कनेक्शन इसकी डेफिनेशन कहीं पर हुई हुई है, पीडीओ की क्लास में हुई हुई है, प्री डिफाइन है, तो जो भी इसने कनेक्शन वगैरह करने के लिए जो काम करना वो करके आपका जो भी आउटपुट है वो कनेक्शन के वेरिएबल में दे देगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर देखिए कनेक्शन का जो है वो एक और फंक्शन कॉल कर रहा है सेट एट्रीब्यूट रिमोट एरर मोड पीडीओ एरर मोड एक्सेप्शन। ये सारी चीज़ें ये देखिए जी ये हमें इसकी डेफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये सारी मतलब ट्राई कैच वाली लाइन ना कि वो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसने एट्रीब्यूट सेट किए, अगर तो उसके एट्रीब्यूट डेटाबेस के साथ मैच कर जाते हैं, ठीक है, वो इको करवा देगा कनेक्शन सक्सेसफुली, यानी कि कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर तो उसके ये एट्रीब्यूट ये वाले एट्रीब्यूट मैच नहीं करते, जो डेटाबेस का नाम दिया, लोकल होस्ट दिया, रूट दिया या एम्प्टी पासवर्ड, ये मैच उसके साथ नहीं करते तो वो कैच में आ जाएगा और कनेक्शन फेल कर देगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि क्या हमने डेटाबेस को कनेक्ट सही तरीके से कर लिया कि नहीं। कनेक्ट करने के लिए हमें कौन से पैरामीटर सही देने पड़ते हैं, एक लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड को एम्प्टी रखना है, और डेटाबेस का नाम जैसे उसने डीबी नेम दिया ना और डेटाबेस का नाम उसने दे दिया। ठीक है, डीबी नेम इज इक्वल टू दिस batch3_morning, और इस तरह से यूज़र नेम का यूज़र नेम आ जाएगा, वो इस कनेक्शन के फंक्शन के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इसने काम करना वर्किंग करके अगर तो ठीक हुआ तो इको करवा देगा, अगर तो फेल हुआ तो कनेक्शन फेल्ड आ जाएगा। लेट्स सी अब हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन पास होता है या फेल होता है। ये हमने सेव कर लिया, सेव करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने कॉल करना है लोकल होस्ट को स्लैश, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम क्या है batch3_morning इसका नाम है, स्लैश फाइल का नाम क्या है जिसको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कन्फिग की फाइल है। जैसे मैंने config.php इस फाइल को जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखिए जी आउटपुट आ रही है आपके पास। यस सर, इट्स मीन कि हमारा PHP के साथ कनेक्शन PHP का डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया है, यानी कि हमारा इस MySQL के साथ, ठीक है, जिसका नाम डेटाबेस का batch3_ इसके साथ कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस कन्फिग के जो जितना भी कोड है उसको हमें store.php में चाहिए, क्योंकि हमने store.php के अंदर अपना जो काम करना है ना, क्यूरी लगानी है, तो बजाय इसके कि हम ये सारा कोड कॉपी करें, हम क्यों ना एक फंक्शन यूज़ कर ले PHP का। ठीक है,
तो PHP का एक फंक्शन हमारे पास है इंक्लूड का और रिक्वायर्ड का, ठीक है। आप रिक्वायर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्या करता है कि अगर आपके कॉन्फ़िग के अंदर कोई एरर आता है, ठीक है, तो ये बाकी फाइल को नहीं चलाएगा। और इंक्लूड क्या है कि अगर आपकी कॉन्फ़िग के फाइल में या इधर लाइन ऑफ कोड में एरर आता है तो बाकी जितना भी कोड है उसको चलाने देगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप रिक्वायर्ड इस्तेमाल करें। मैं भी रिक्वायर्ड इसलिए इस्तेमाल करूँ ताकि अगर कनेक्शन ही नहीं बना तो मुझे तो बाकी तो चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। जब तो कनेक्शन नहीं बनेगा मैं क्यूरी कैसे चला सकता हूँ? कनेक्शन बनेगा तो क्यूरी चलाऊंगा ना। तो रिक्वायर्ड का जो सिंटैक्स है वो क्या है, लेट्स सी हम रिक्वायर्ड का सिंटैक्स देख लेते हैं। कहीं पर इसने इंक्लूड करवाया हमें, ये देखिए PHP का कोड है और ये देखिए जस्ट वो PHP का कोड लिख रहा है और उसके बाद एक इंक्लूड लिख रहा है और फाइल का नाम। इसी तरह से रिक्वायर्ड भी देख लेते हैं, रिक्वायर्ड का क्या कोड है, इंक्लूड लिखा, ठीक है जी। इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड भी सिंपल ऐसे है, ठीक है, PHP के अंदर लिखनी है तो बजाय उसके और PHP के सिंटैक्स के अंदर लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक है जी, रिक्वायर्ड, ठीक है, सिंगल कोड एंड सेमीकोलन। फाइल का नाम क्या है, config .php, नहीं config.php। वंस एक अलग से फंक्शन है कि जस्ट वो वन टाइम आपकी फाइल ऐड करता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अंडरस्कोर वंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर अभी हम जो वो इस्तेमाल करते हैं जो हमने W3 स्कूल में देखा है, ठीक है। ये देखिए रिक्वायर्ड लिखा, स्पेस है, फाइल का नाम लिखा और उसके बाद वो कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ना अभी हम एक और काम करते हैं, हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। और अब हमें ये तो चाहिए ही नहीं ना, ये तो हम टेबल जस्ट बना रहे थे कि रिस्पॉन्स देख लें, इसको तो हम ऐसे ही ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड की चलती हैं, देन उसके बाद ना हम इको करवा लेते हैं। इको में हम लिख लेते हैं आफ्टर रिक्वायर्ड कोड, ठीक है। तो अब हम जिसको कॉल करेंगे उस फाइल का नाम store.php है। store.php को जब हम कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 2 में वो config.php में जाएगा, उसको लाइन उसकी 1 लाइन से 14-15 लाइन तक कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने में अगर तो कोई एरर आता है, ठीक है, तो आपके पास ये इको वाला कोड ही शो करेगा, वो एरर शो कर देगा। अगर तो कोई एरर नहीं आता तो इट्स मीन ये लाइन ऑफ ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद लाइन नंबर 4 में जाकर आफ्टर रिक्वायर्ड कोड को एग्जीक्यूट कर। अगर तो ये देखें ये आ जाता है ना ये वाला मैसेज आफ्टर रिक्वायर्ड कोड, इट्स मीन कि हमारा config.php के अंदर कोई एरर नहीं है और कनेक्शन भी बन गया है, ठीक है। तो लेट्स सी हम ये चेक करते हैं अगेन से हम वापस से लोकल होस्ट यानी कि आपके htdocs फोल्डर में चला गया स्लैश, उसके बाद आपके जो फोल्डर का नाम है batch3_morning, ठीक है, स्लैश, अब आप store.php, ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर एक फाइल इंक्लूड करा रहे हो जिसका नाम है config.php। ये देखिए जी, तो यहाँ पर तो उसने एरर दे दिया है, द रिक्वेस्ट batch3_morning, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, store.php, ये इसने एरर क्यों दिया हमें? हाँ जी, कोई बताएगा? और मुझे जहाँ तक लगता है उसको ना कोई फाइल नेम हमसे कोई डबल डॉट लगाया हुआ, ठीक है जी। देखिए फाइल नेम हमने कोई मिस्टेक दी, ये देखिए डॉट, वेरी गुड, थैंक यू। ये ले जी, वो दोनों उसने आउटपुट शो करवा दिया, नहीं वो हो गया सारा। अब उसने दोनों आउटपुट शो करवा दिया, कनेक्टेड सक्सेसफुली, इसका मतलब config.php की फाइल भी उसने चला दी है और कनेक्टेड आ गया है। उसके बाद आफ्टर रिक्वायर्ड कोड, इसका मतलब है कि कोई रिक्वायर्ड वाले में कोड में कोई इश्यू नहीं आया, इसलिए उसने उसके बाद वाली लाइंस को भी चला दी है। तो यहाँ तक हमारा एक पर्पस कंप्लीट होता है कि हमने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। और डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, बजाय उसके कि हम ये 15 लाइनों का कोड यहाँ पर पेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे हम अपनी इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं, या जो हम पोस्ट के वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू को जो है सेव करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, कोड काफ़ी लेंथी हो जाता। तो उसके लिए हमने ये देख लिया है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जैसे रिक्वायर्ड का या इंक्लूड का, उसकी मदद से हम किसी भी फाइल को, PHP की फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं। ये देख रहे हैं, जैसे हमने इस फाइल को इंक्लूड करवाया तो इसका जितना भी कोड है वो उस फाइल से खुद ही कॉपी करके एग्जीक्यूट करवा देगा और उसके बाद जितना कोड है वो हमने चला लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास कवर हो गई है कि हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपनी PHP को डेटाबेस के साथ। ये चीज़ समझ आ गई है?